चलो, सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, एंड स्पेशल गुड मॉर्निंग सिर्फ मेरी दीपक के लिए होती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। टुडे यूनिट 7 चैप्टर 2। ओके, कल हमने जो चैप्टर 1 किया था दैट वाज ऑल अबाउट कि यहाँ फिजिकल फंक्शंस में क्या क्या होता है। वी रेड अबाउट 3 फंक्शंस, उसको ठीक कैसे करना है। लेकिन मैं अभी आपसे क्या बात कर रही थी, उसका एक लास्ट टॉपिक है सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, जिसमें काफी सारे आर्टिकल्स की बात हुई है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 268, 281, आर्टिकल 260, 292, 293 जिसमें बोरोइंग्स लोन्स की बात होती है, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक, वर्टिकल इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, प्लानिंग कमीशन, सॉरी फाइनेंस कमीशन, बहुत सारे टॉपिक ना वो 2 पेजेस में ही आ जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन उस 2 पेजेस 3 पेजेस में से आते ही आते हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो पहले वाला पार्ट है वो इतना डेप्थ में नहीं है, तो उसकी अगर आप ओवरव्यू भी ले लोगे तो चल जाएगा, जैसे मैंने आपको कल बताया। लेकिन वो वाला जो पार्ट है सेंटर एंड स्टेट फिजिकल फेडरलिज्म वाला, वो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। चलिए तो यूनिट 7 चैप्टर 2, ठीक है, इजी चैप्टर है ये वाला। इसमें आपको 4 फेलियर्स की बात करनी है कि अगर आप प्राइवेट बंदे के ऊपर छोड़ दोगे चीजों को तो क्या 4 चीजों में वो नाकाम हो जाता है। फिर 4 चीजों में फेलियर आएगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करती है, इस चैप्टर का मुद्दा बस यही है। अच्छा, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे फ्लो चार्ट में कवर नहीं हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट फेलियर का मतलब क्या है कि आप स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, या तो ओवर प्रोडक्शन हो गई या अंडर। 2 तरीके की मार्केट फेलियर होती है, एक तो कंप्लीट, एक पार्शियल। देखो कंप्लीट का मतलब आप प्राइवेट बंदा गुड बिल्कुल नहीं दे पाया, जैसे रोड बिल्कुल नहीं बना पाएगा क्योंकि रोड्स में बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो अगर आपने प्राइवेट बंदे को बोला कि रोड बना दो तो रोड तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगी। अच्छा, इनकम्प्लीट, कुछ सेक्शन को दे दिया, कुछ को नहीं दिया। एजुकेशन एंड हेल्थ, अमीरों के लिए महंगे महंगे हॉस्पिटल्स, महंगे महंगे स्कूल्स बना दिए, गरीबों तक ये चीज नहीं पहुंची। जब आधी अधूरी मार्केट होती है तो इनकम्प्लीट, पूरा नहीं हुआ तो कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको ये 4 पढ़नी है जो मेन है। पहली आइए मार्केट पावर। मैंने मार्केट पावर का आपको मतलब बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे मोनोपोली को ठीक करना है। अच्छा, मोनोपोली के कारण हमें प्रॉब्लम क्या है। देखो जब मोनोपोली आती है, आपने अभी ना माइक्रो की भी रिवीजन किया, मतलब बुक 1 की भी रिवीजन की है, और हमने उसमें पॉइंट किया था कि मोनोपोली लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट का नाम देते हैं। मैम इकोनॉमिक क्यों क्यों क्योंकि कॉस्ट माइनस, सॉरी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जिसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, उसके बाद भी कुछ बचता था। मोनोपोली वाला बंदा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है लॉन्ग रन में भी, तो इसलिए आपको उसको ठीक करना है। 2 पॉइंट और थे, आउटपुट कम बनाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया, तो इन चीजों को हमें ठीक करना है। ये हो गया पहला पॉइंट, इसकी करेक्शन अभी हम देखेंगे। आप पहले पढ़ लो कि मार्केट फेलियर्स क्या क्या है। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज में मैंने आपको क्या बताया था कि एक जना प्रोड्यूसर होता है, एक जना कंज्यूमर होता है, लेकिन मेरे प्रोड्यूस और आपके कंज्यूम करने की वजह से कोई तीसरे बंदे को इफेक्ट हो गया। वो तीसरे बंदे का कोई लेना देना नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ना आप उस चीज की पेनल्टी भर रहे हो ना मैं भर रही हूं। पोल्यूशन सबसे बड़ी एग्जांपल है। कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उसमें मैं प्रोड्यूसर हूं और आप उस चीज के कंज्यूमर। ओके, टेक एग्जांपल ऑफ शुगर, ठीक है। अब मैम शुगर में क्या गड़बड़ है, आपको पता है शुगर जब प्रोड्यूस होती है, मोलेसिस जब निकलता है शुगर केन से, जब बनता है, बड़ी स्टिंकी सी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा। अगर किसी रूरल एरिया में, नॉर्मली विलेजेस में होती है, क्योंकि शहरों में तो लोग मार देंगे फैक्ट्री वाले को, ठीक है, तो नॉर्मली रूरल एरिया में ना विलेजेस में होती है ये वाली चीज,
अब ये प्रैक्टिकल है, हमारे किसी रिलेटिव्स का ही केस है, इसलिए मुझे पता है ये वाली चीज़। तो उनका विलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे शुगर की फैक्ट्री है, मतलब शुगर केन से शुगर बनती है, फिर वो मोलेसिस क्रिएट होता है। इतनी ज़्यादा उसकी बेकार स्मेल होती है कि आसपास पूरी विलेज में फैलती है, और उस चीज़ के कारण सिर्फ इट्स नॉट ओनली कि हाँ उसकी स्मेल गंदी है, उससे कैंसर हो रहे हैं आसपास के लोगों को, जो उसका वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, हो सकता है आधे से ज्यादा लोग शुगर ना कंज्यूम करते हो, प्रोड्यूसर शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर शुगर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो लोगों की गलती क्या जिनको डिजीज हो गई उस प्रॉब्लम से, लेकिन ना प्रोड्यूसर उस चीज की पेनल्टी बियर कर रहा है ना कंज्यूमर, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। बात समझ में आती है? सो प्राइवेट बंदे के ऊपर छोड़ोगे तो प्राइवेट बंदा कहता मेरे को क्या लेना, जैसे अभी मैंने शुगर की एग्जांपल दी, प्राइवेट बंदा कहता मेरे को क्या लेना देना, मैं प्रोड्यूस करूंगा, जिसको कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो शहर छोड़ के या ये विलेज छोड़ के चला जाए। लेकिन गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कि उसको पेनल्टीज या कुछ भी पे करना पड़ेगा। तो लेकिन प्राइवेट बंदा अपने आप पे करता ना, तो दैट इज मार्केट फेलियर बेसिकली, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। नेम याद कर लेने हैं इसके। ये वो कॉस्ट है, ये वो बेनिफिट भी है जो सोसाइटी अपने आप अकाउंट में नहीं लेती, गवर्नमेंट आके जबरदस्ती करवाएगी। अच्छा, 4 तरीके की कौन सी होती है एक्सटर्नैलिटी? नेगेटिव प्रोडक्शन। पहले नाम पढ़ना सीखो, इसमें क्या है, पहले तो नेगेटिव पढ़ो। नेगेटिव का मतलब बुरा इफेक्ट जा रहा है, किसकी तरफ से जा रहा है? हाँ, किसके ऊपर जा रहा है? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, किसी के ऊपर भी। फिर पॉजिटिव प्रोडक्शन, अच्छा इफेक्ट जा रहा है, किसकी वजह से? या तो कंज्यूमर पे या प्रोड्यूसर पे। मैम इसकी कोई एग्जांपल दे दो, चलो यही क्लास हमारी एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रही हूं, आप कंज्यूम कर रहे हो, बट मेरी सर्विस, इस सर्विस को प्रोड्यूस करने की वजह से एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन जब भी आपकी फीसिस डिसाइड की जाती हैं तो इस अच्छे इंपैक्ट को अकाउंट में नहीं लिया जाता। वो सिंपल ये है कि ठीक है हमारा खर्चा इतना हो रहा है तो स्टूडेंट्स हैव टू पे द फीस, लेकिन तुम आज पढ़ोगे, हम भी तो पढ़े थे अपने टाइम पे, और आज हम कितने जनों को पढ़ा रहे हैं, आप में से भी हो सकता है कोई टीचर ही बन जाए, ठीक है, यू नेवर नो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ मेरा फील्ड ये बनेगा, ओके। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं पता होता कि लाइफ कहाँ ले जाए, तो आप में से हो सकता है कि कोई टीचर ही बन जाए, तो आप भी आगे जाके 500,000 बच्चे को, 2000 बच्चे को, इन माई करियर, अब देखो 9th ईयर है ऑलमोस्ट मेरा जीके में, अब 10th ईयर लगने वाला है ना, तो हर साल हम अप्रोक्सीमेटली अगर 400-500 की एवरेज लेके चलें तो अभी तक हम 5000 बच्चा पढ़ा चुके हैं, हाँ या ना? अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूं, ठीक है, तो अब इसका मतलब उस 5000 बच्चों में से 100-200 बच्चा टीचर बन गया मान लो, है ना, तो आगे वो कितने बच्चों को पढ़ाएगा, कितनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है एजुकेशन की, लेकिन इस चीज को अकाउंट में नहीं लिया जाता। दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। बात समझ में आती है? चलिए, देन इट इज योर नेगेटिव कंजम्पशन। बुरा इफेक्ट जा रहा है, कुछ कंज्यूम करने की वजह से, किसके ऊपर जा रहा है? दोनों लेने। इट कुड बी एक्टिव स्मोकिंग, लाइक स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, जो ड्रंकर्ड्स होते हैं वो पी के जो ये करते हैं, इतना फैला देते हैं, है ना, कॉलोनीज में, तो दैट इज कि नेगेटिव कंजम्पशन, बुरा इंपैक्ट जाता है उन चीजों का। लास्ट पॉजिटिव, ओए एक दूसरे की तरफ देखना बंद करो, हाँ, तो पॉजिटिव, अभी तुम्हारे ये सब चीजों का टाइम नहीं है ना, एवरीथिंग हैज अ टाइम, अभी पढ़ना है बस, जिंदगी बनानी है, ठीक है, उसके बाद फ्री हो फिर। देन पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, दिस कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट गया, कुछ कंज्यूम करने की वजह से, इसमें आप वैक्सीनेशंस की एग्जांपल्स ले सकते हो कि यहाँ वैक्सीनेशंस करवाओ जिसकी वजह से कोई डिजीज फैल लेना, ठीक है, तो दीज आर 4 थिंग्स। अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हम करते होते थे, प्राइवेट कॉस्ट,
व्हाट्स द प्राइवेट कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का क्या खर्चा आ रहा है। लाइक मैं वही आपको अभी दोबारा एग्जांपल देती हूँ, ब्रिक्स की एग्जांपल मैं नॉर्मली देती होती हूँ, है ना। तो जब ब्रिक बनती है तो वो किल्न में से जो हम बात करते हैं कितना स्मोक आता है, तो एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा क्रिएट होता है। अब इसका मतलब जो वो ब्रिक बनाने वाले ने खर्चा देखा होगा तो उसने क्या देखा होगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये लग रहा है बस, उसने बुक में तो यही अकाउंट किया होगा ना। लेकिन उस पोल्यूशन की वजह से जो आसपास की जनता के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है वो तो नहीं लिया, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है वो किस में जाता है, एक्सटर्नल कॉस्ट। अब अगर तुम प्राइवेट बंदे को बोलोगे कि खर्चा क्या है, वो सिर्फ इसको लेगा, लेकिन क्या उसको इसको भी कंसीडर करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी इसको भी ऐड कर, इसको भी ऐड कर, तेरा प्रॉफिट कम करवाऊंगा मैं, खर्चा ये भी बियर कर जो तू सोसाइटी के ऊपर डाल रहा है। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो दैट बिकम्स सोशल कॉज। यही गवर्नमेंट इंटरवेंशन अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ना मेरे को एक थोड़ा इस, जब मैं अभी पास्ट वाला पैटर्न देख रही थी, 3-4 सालों के पेपर, अटेम्प्ट्स के पेपर, साल नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो एक ही साल में 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो 3-4 अटेम्प्ट्स का कुछ पैटर्न देख रही थी। इस चैप्टर में से कुछ खास आया नहीं हुआ, ठीक है, हाँ इस चैप्टर में से आया नहीं हुआ, ठीक है। तो बड़ा जनरल सा एक अभी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं, सितंबर 25 में एक क्वेश्चन आया था मॉरल हजार्ड का, हाँ केस स्टडी थी, मैंने वो एनालाइज किया था पेपर, फिर एक क्वेश्चन उसमें केस स्टडी क्या बन के आई थी कि एक बंदे ने इंश्योरेंस ली, एक बंदे ने इंश्योरेंस ली, वो पता नहीं रैश, कुछ मेरे को रफ रफ याद आ रहा है क्योंकि काफी पहले मैंने उसके, रैश ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि उसने इंश्योरेंस ली हुई है, एक दूसरा बंदा है उसके पास इंश्योरेंस नहीं थी तो बड़े आराम से ड्राइव कर रहा था, बताओ ये क्या प्रॉब्लम है। बस इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया, दैट इज मॉरल हजार्ड, है ना, जो असाइमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने करनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से कुछ खास आता नहीं है, चलो लेकिन फिर भी हमने करना है। फिर पब्लिक गुड्स, छोड़ना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। पब्लिक गुड्स, मैंने आपको बोला पब्लिक गुड्स में आपको 3 फीचर्स याद करने हैं बस। ये हर वो गुड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें अगर एक बंदा यूज कर रहा हो तो दूसरा भी साथ के साथ कर सकता है, जिसमें फीस नहीं चार्ज हो सकती। तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिविजिबिलिटी, फीस नहीं चार्ज कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, एक जना यूज कर रहे उसी टाइम पे दूसरा भी यूज करेगा, नॉन राइवलरी। ये 3 फीचर्स जिसमें भी मिल जाएंगे दैट इज अ पब्लिक गुड। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, पॉल ए सैमुअल्सन। ये रहे इसके 3 फीचर्स। अब ये मुझे आप सीधा सीधा बता सकते हो क्यों पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर आता है, बड़ा इजी पॉइंट है ये तो, क्यों आता है पब्लिक गुड्स में, क्यों प्राइवेट बंदा फेल हो गया, क्योंकि इसमें क्या चार्ज नहीं कर सकते, पैसे तो चार्ज नहीं होते। प्राइवेट बंदा कहता है मैं तो वही गुड बनाऊंगा जिसमें फी चार्ज होगी, और इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, फ्री राइडिंग, मतलब हाँ राइड करना है, झूठा लेना है लेकिन फ्री में, प्राइवेट बंदा नहीं लेने देगा, ये प्रॉब्लम है। थर्ड, तो गवर्नमेंट आएगी और इन गुड्स को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि प्राइवेट बंदा इन गुड्स को प्रोवाइड, लास्ट इसमें से आया था जो मैं अभी आपको केस स्टडी बोल रही थी, सितंबर 25 का क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बायर और सेलर दोनों में एक जने को ज्यादा पता है। नॉर्मली हम ये लेके चलते हैं कि सेलर को ज्यादा पता है, नहीं, वो आपको ना पता नहीं मैंने किस अटेम्प्ट में ये बताया था, बैच में बताया था कि जैसे कोई बंदा, बच्चा कोई रूम लेने जाता है पीजी वाला, तो उनको पता होता है कि हम इस कमरे का क्या करने वाले हैं, हालत है ना, हाँ। तो जनवरी वाले बैच में मैंने ये वाली एग्जांपल कोड की थी। अच्छा एक और एग्जांपल भी होती है, मान लो आई एम टेकिंग लोन, सो आई एम द कस्टमर ऑफ बैंक, आई नो बेटर कि मैं तो ये लोन रीपे ही नहीं करने वाली, है ना। तो इट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली सेलर ही मैन्युपुलेट करता है चीजों को, बायर भी करता है। दोनों में से एक को ज्यादा पता है, अगर दोनों में से एक को ज्यादा पता है तो इट मीन्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर दोनों को ठीक पता होता, जो प्राइस निकल के आती वो सही निकल के आती। सुनो दोबारा, मान लो पीजी वाली आंटी को पता होता कि हाँ यार ये बच्चा मेरे कमरे का ये हाल करने वाला है, ठीक है, तो क्या वो उसके लिए पहले ही ज्यादा चार्ज कर लेती, लेकिन बेचारी को नहीं पता था, तो फिर उसने जो प्राइस चार्ज की वो गलत चार्ज की। क्यों? उसको लगा ये सामने वाला बच्चा भोला भाला है,
है ना, तो नहीं हो पाया। तो प्राइस जो निकल के आती है वो सही नहीं निकल के आती, क्योंकि या तो बायर को ज्यादा पता था या सेल, दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब आपको ये पढ़ना है, मैंने इसमें असिमेट्रिक में आपको बता दिया है। देखो क्या लिखा है असिमेट्रिक में, इम्बैलेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आ गई बात। लैंडलॉर्ड को, अच्छा जरूरी नहीं है कि जो कमरा किराए पे ले रहा है वही गलत है, जो कमरा दे रहा होता है कई बार वो भी बड़े वायदे करता है, यहाँ बिजली नहीं जाती, यहाँ पानी 24 घंटे आता है ना, यहाँ पे बड़ी आप जब मर्जी कुकिंग कर सकते हो और 10 बजे के बाद आ सकते हो घर पे, मतलब काफी वायदे किए पहले। जैसे ही तुमने पैसे दे दिए सब उल्टा हो गया, है ना। तो इस केस में लैंडलॉर्ड को भी ज्यादा पता होता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। आगे बोरोअर को, नो, बोरोअर को ज्यादा पता होता है कि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। लेमन प्रॉब्लम याद है, जो वो सेकेंड हैंड कार खरीदने जाता था, तो यूज्ड कार में बेचने के लिए गई, मेरे को पता ना मेरी गाड़ी की कंडीशन क्या है, लेकिन मैंने सामने वाले बंदे को चकाचक करके दिखाई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्राइस फिर निकल के आएगी वो गलत निकल के आएगी। अगर असलियत पता होती तो उतनी प्राइस चार्ज ना होती, हाँ या ना। देन हेल्थ इंश्योरेंस वाली, और ये वाली हेल्थ इंश्योरेंस वाली मैं अभी आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था, कई बार स्टॉक मार्केट में ना जो कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो पहले ही पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे बंदे को पहले ही बता देता है कि आज शेयर मत बेचना, अभी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, या अभी शेयर बेच दे, अभी शेयर गिरने वाला है। दिस इज इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी गलत है। तो इसमें आ जाइए पहली प्रॉब्लम जिसमें हम बोलते हैं, हालांकि ना मैं आपको बात बताऊं, एडवर्स सिलेक्शन की ले लो, मॉरल हजार्ड ले लो, आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सितंबर 25 में एज इट इज एग्जाम्पल उठ के आई थी, तो 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है। पहली, एक तो आप हेल्थ इंश्योरेंस वाली लो, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ना, जैसे मान लो मैं इंश्योरेंस बेच रही हूँ, ओके, और आप मेरे सारे कस्टमर्स हो, आप में से कुछ की हेल्थ अच्छी होएगी, कुछ की नहीं, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ यार जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो मुझे खुद ही बता दे, तो उसके लिए मैं इंश्योरेंस वाला प्रीमियम बढ़ा दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस केस में रिस्क ज्यादा है, और जिनकी हेल्थ अच्छी है मैं उनसे प्रीमियम कम चार्ज करूंगी। ये तो होगी अच्छी मार्केट, अगर ये हो जाता फिर तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आपको भी अपना पता है कौन बताता है असलियत, है ना। सभी क्या बोलेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी है। अब ना हो बीइंग कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड सेलर हूँ इंश्योरेंस के लिए, मैंने बोला नहीं यार ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें से किसी की तो बुरी है, बता नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबके लिए प्रीमियम बढ़ा दिया। अब ये जब सबके लिए प्रीमियम बढ़ाया तो जिनकी हेल्थ अच्छी थी उनकी क्या गलती थी, वो मार्केट से बाहर निकल गए। वो क्या कहते, यार प्रीमियम बड़ा ज्यादा, हमारी तो हेल्थ अच्छी खासी है, हम तो ऐसे ही ले रहे हैं, रिस्क को कवर करने के लिए होना थोड़ी है हमें कुछ, ठीक है। तो इन दिस एग्जाम्पल मार्केट में सिर्फ बुरा प्रोडक्ट बच गया। बुरा प्रोडक्ट का मतलब बुरी हेल्थ वाले लोग, जो सारे के सारे लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम कर ही लेंगे, तो दिस इज मार्केट फेलियर। अगर बुरी हेल्थ वाला पहले ही बता देता कि हाँ यार मेरी हेल्थ में ये गड़बड़ है, ठीक है, तो फिर ये मार्केट फेलियर ना होता, मार्केट में अच्छी हेल्थ वाला भी रहता, बुरी हेल्थ वाला भी रहता। ये पहली है हेल्थ इंश्योरेंस वाली। दूसरी लेमन्स प्रॉब्लम, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकंड हैंड गाड़ी की मार्केट है, वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, अच्छी गाड़ी भी होगी बुरी गाड़ी भी होगी, लेकिन मान लो मैं खरीदने के लिए जा रही हूँ, तो मैं अपने माइंड में ये थोड़ी सोच के जाऊंगी कि वहां पे बुरी गाड़ी मिलेगी मेरे को, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं जाती ही ना। तो मैं अपने माइंड में सोच के जा रही हूँ कि जो मैं यूज्ड कार मार्केट में जा रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत अच्छी गाड़ी है ना बहुत बुरी गाड़ी है, एवरेज क्वालिटी की गाड़ी मुझे मिल जाएगी, तो उस हिसाब से मैं अपनी माइंड में प्राइस बना के जा रही हूँ कि इस मॉडल का मैं ये दाम दे दूंगी। अब मैं गई, वो गाड़ी असल में बहुत बुरी थी, पुअर क्वालिटी गाड़ी थी, लेकिन मैं अपने दिमाग में क्या लेके गई थी, एवरेज। जो मैंने प्राइस कोट की वो एक एवरेज क्वालिटी की थी। यहां पे सेलर को फायदा हो गया, वो एक बुरी क्वालिटी की गाड़ी मुझे अच्छी प्राइस पे बेच पाया, क्योंकि उसने मेरे को डिस्क्लोज नहीं किया।
अब जिसकी अच्छी गाड़ी थी वो कहता अगर बुरी गाड़ी के इतने पैसे मिलने हैं तो मैं अच्छी गाड़ी बाजार में क्यों रखूं, मैं भी बुरी लेके आऊंगा, मार्जिन ज्यादा है, हाँ या ना। तो उसने भी क्या किया, वो अच्छी गाड़ी बाजार के बाहर ले गया अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देने के लिए। अगेन सेम, मार्केट बुरी गाड़ियों से भर गई, अच्छा प्रोडक्ट बाहर हो गया। दिस इज लेमन्स प्रॉब्लम। जब ये दोनों केसेस आपके पास आए तो एडवर्स सिलेक्शन है। और जो मैं अभी आपको बता रही थी मॉरल हजार्ड, आप एक लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन की एडवांटेज लेते हो। जैसे हम कहते हैं हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस है ना, तो गाड़ी को जैसे मर्जी चलाओ, क्यों, अगर लग भी गई तो इंश्योरेंस मिल जाएगी, हाँ या ना। तो जो इंश्योरेंस जिसने हमें बेची है वो हमारे साथ साथ में थोड़ी रहता है देखने के लिए कि बंदा सही चला रहा है या नहीं। आई नो कि हाँ वो मुझे बार बार देखने के लिए नहीं आएगा, तो मैंने गाड़ी को रैश ड्राइव किया, ओके। और एक बंदा जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो गाड़ी अच्छे से चलाता है। सो व्हेन अ पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ अ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन, तो दैट इज नोन एज मॉरल हजार्ड। ये आया था सितंबर 25 में। समझ में आती है बात, समझ में आती है, एग्जाम्पल समझ में आती है। चलिए गवर्नमेंट आ जाइए, 4 मार्केट फेलियर्स हो गई, अब गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगी। सबसे पहले हमने मोनोपोली को रोकना है। मोनोपोली को रोकने के लिए सबसे पहले क्या बन जाते हैं आपके देश में, लॉ, कि भैया मर्जर नहीं करना, कंपटीशन को रोकना नहीं है, कंपटीशन को प्रमोट करना है। यूएस में भी एंटी ट्रस्ट लॉ, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, यूके में कंपटीशन एक्ट है, इंडिया में ये है। दूसरा, अच्छा हमें सबसे ज्यादा मोनोपोली में क्या दिक्कत आती है कि वो प्राइस बहुत, तो गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी कि इससे ज्यादा प्राइस चार्ज ही नहीं करनी, तो क्या करोगे आगे। अगर गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं फिक्स की तो गवर्नमेंट और क्या फिक्स करता है, प्रॉफिट की परसेंटेज। दोनों में फर्क समझ में आता है। इसमें तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स हो गई, इसमें कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स हो गई। यहां पे मैक्सिमम प्राइस नहीं फिक्स की, ये फिक्स किया है कि जितना भी तुम्हारा कॉस्ट होगा उसके ऊपर इतना प्रॉफिट चार्ज कर लेना। और क्या क्या कर सकते हो, कहते मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाना, फ्री छोड़ो ताकि कंपटीशन और बढ़े, कंट्रोल नहीं करना मार्केट को। और क्या करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मर्जर्स नहीं होने देने, एक्विजिशंस नहीं होने देनी। आगे चलते हैं, अगर कोई मोनोपोली के खिलाफ कंज्यूमर की यूनियन बनी हुई है तो उसको सपोर्ट करना है कि हाँ करो, मोनोपोली को तुड़वाओ, नहीं होना चाहिए ये। आगे चलते हैं, अगर किसी ने कार्टेल बनाया, अब आई थिंक सो हमें पता है कि कार्टेल क्या होता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस करो कि नहीं करने कार्टेल्स। वही कार्टेल्स मतलब मर्जर ही हो गया, नहीं करने देने। अच्छा अगर मुझे सिंगल सेलर नहीं चलेगा तो मुझे सिंगल बायर भी नहीं चलेगा, मुझे मोनोपोली किसी तरीके की नहीं चाहिए। और इंपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोल लगा देते हैं कि इंपोर्ट नहीं करना ना, उसको हटाओ, इंपोर्ट फ्री करो, कर सकते हो आप इंपोर्ट, तभी तो कंपटीशन आएगा। और अगर आपको लगता है किसी चीज में प्राइवेट बंदा घपला कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले, ये बोला गया है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, आप गवर्नमेंट को भी ले आए लेकिन क्या बड़ी बार गवर्नमेंट खुद फेल हो जाती है। यस, 2 जगह पे फेल हो जाती है। देखो अगर गवर्नमेंट इंश्योर नहीं ना करेगी कि तुमने कोई नया डिजाइन बनाया है, कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा कि ये कॉपी ना हो, तो हर बंदा इनोवेट करना छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा इनोवेट करना, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो आराम से कॉपी हो जाता है। तो गवर्नमेंट कई बार न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए खुद ही पेटेंट दे देती है कि तुम्हारी ये चीज कोई और कॉपी नहीं करेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, अगर नेचुरल मोनोपोली है तो उस केस में तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। अब नेचुरल मोनोपोली में 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो तुम ले सकते हो कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई जो करती है वो इतने बड़े लेवल पे करती है कि कॉस्ट कम पड़ती है, प्राइवेट बंदा कंपीट ही नहीं कर सकता,
इसमें अब गवर्नमेंट को मोनोपोली की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मोनोपोली है, कोई और अपने आप ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खर्चा बहुत है इस चीजों में और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको मोनोपोली क्रिएट करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट की अपने आप ही क्रिएट होगी, कोई और करता ही नहीं तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। और वो जैसे मैंने आपको यूएई की एग्जांपल दी थी, अब कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स ही तुम्हारे पास आ गया है ना, तो उसमें तुम्हें मोनोपोली क्रिएट करने की जरूरत क्या है, पेटेंट की जरूरत क्या है, वो तो अपने आप ही तुम्हारे पास है मोनोपोली। ये पॉइंट हमने यहाँ पे किया था, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। एक्सटर्नैलिटीज के लिए क्या करती है सरकार? दो चीजें मैंने आपको इसमें कैसे बताया, या तो मुंह पे बोल दे डायरेक्ट कंट्रोल कि बैन है, ये नहीं करना वो नहीं करना, मुंह पे, वो डायरेक्ट कंट्रोल है। इनडायरेक्ट में मुंह पे नहीं बोलेगा, प्राइस के थ्रू तुम्हें कंट्रोल करेगा। जैसे जो चीज मैं चाहती हूं कि ना बने, मैं इनडायरेक्टली उसकी प्राइस बढ़ा दूंगी, और जो मैं चाहती हूं ज्यादा बने, मैं उसकी सब्सिडी दे दूंगी, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो डायरेक्ट कंट्रोल में ये देखो, अगर आप देखोगे तो हम चीजों को क्या कर देते हैं, बैन, मुंह पे बोल दिया बैन है ये चीजें। या फिर क्या पास कर दोगे, जिसमें हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी हुई है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल लगा देते हो कि तुम्हारी इंडस्ट्री में ये मशीन होनी चाहिए। डायरेक्ट है, मशीन क्यों लगाओ? क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा। तो अब वो मशीन लगाने के चक्कर में खर्चा बढ़ जाएगा, वो बंदा अपने आप ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। या फिर गवर्नमेंट क्या बना देती है, कुछ स्पेशल बॉडीज। अब स्पेशल बॉडीज का मतलब जैसे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑफिस सेट कर दिया कि नजर रखो इन पे, ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको याद होगा हमने दो चीजें की हुई हैं, वन इज टैक्स लगा दो या कैप एंड ट्रेड। टैक्स वाला तो आई थिंक सो पता है हम लोगों को, पिगुअन टैक्सेस बोला जाता है इसको। टैक्सेस में हम क्या करते हैं, जो बंदा ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही होगी, उसमें आप टैक्स बढ़ा दोगे। हाँ, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर आपको टैक्सेस लगाने हैं तो आपको अलग से ऑफिस बिठाना पड़ेगा, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और ये तब फेल हो जाएगा अगर आप टैक्स उस चीज के ऊपर लगा रहे हो प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। देखो, आपने प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया, प्रोड्यूसर वो कंज्यूमर से रिकवर कर लेगा, कंज्यूमर छोड़ता ही नहीं इन चीजों को, इनइलास्टिक डिमांड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। एंड अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी खतरनाक है। क्यों? ये वही वाला पॉइंट है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, जब आप टैक्स लगाओगे तो कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, इस पे तो सरकार बहुत सारा टैक्स लगाती है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। अच्छा, कैप एंड ट्रेड में हमने क्या किया था, इजी है पोल्यूशन टैक्स से कंट्रोल करना, ये लाइसेंस बेस्ड है। इसमें हम क्या कहते थे कि जो मेरे आसपास एरिया में कोई इंडस्ट्री है, मैं उसको लाइसेंस दे दूंगी कि इससे ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि हम बिल्कुल तो मना नहीं कर सकते, फिर तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपने लिमिट सेट कर देनी है कि भैया इससे ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ लोग अपनी पूरी लिमिट को यूज नहीं करेंगे, बच जाएगा, क्या उसको वो बेच सकते हैं? हाँ, तो उनको फायदा हो जाएगा। दैट इज कैप का मतलब लिमिट, ट्रेड का मतलब अगर लिमिट बच जाए तो उसको बेच दो। इसका मतलब मैं ना हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं अपने लाइसेंस की लिमिट बचाऊं, ताकि मैं उसको क्या कर पाऊं, बेच पाऊं, तो ये अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा, कैप एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली क्या एडवांटेजेस हैं कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल, मच मोर इजी है, क्योंकि इसके लिए अलग से ऑफिस सेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये इनोवेशंस को प्रमोट करता है, हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करूं, कम से कम लिमिट में काम चलाऊं। बट सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वही सेम है, ये तब फेल हो जाता है, देखो प्रोड्यूसर को लाइसेंस के लिए पैसे पे करने पड़े, हाँ या ना? अगर प्रोड्यूसर को लाइसेंस के लिए पैसे पे करने पड़े तो वो कंज्यूमर से रिकवर कर लेगा, और कंज्यूमर किन गुड्स में पे करने को तैयार है, इनइलास्टिक, तो कोई फायदा नहीं हुआ। दिस इज योर सेकेंड। अच्छा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए सरकार क्या देती है, सब्सिडी, नेगेटिव के ऊपर टैक्स, खत्म। आ जाइए आगे, मेरिट गुड्स, इसकी ये वाली लाइन पढ़ लो,
मेरिट गुड्स कौन से हैं जो सोशली डिजायरेबल हैं लेकिन पीपल आर नॉट विलिंग टू पे, चाहिए सबको पर हमने पे नहीं करना, ये वो है। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल्स हैं इसकी, बहुत बात कर चुके हैं हम इसके लिए। एजुकेशन है, हेल्थ है, लोग सभी चाहते हैं कि हाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले, पे नहीं करना चाहते, हाँ या ना। तो मेरिट गुड्स को अंडर कंज्यूम किया जाता है, काफी लोग इस गुड को क्यों छोड़ देते हैं, प्राइस देख के छोड़ देते हैं, और काफी लोग क्या कोशिश करते हैं कि इन चीजों पे क्या मिले, या तो सब्सिडी मिले या फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ये लोग चाहते हैं, है ना। तो फिर ऑब्वियसली अगर ये चीजें हैं तो प्राइवेट बंदा तो आएगा नहीं, हाँ या ना। ना प्राइवेट बंदा सब्सिडी देगा, ना प्राइवेट बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, आपको क्या चाहिए होगी फिर। अच्छा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छा रूल बना देगी, जिन चीजों को कंज्यूम करने से फायदा है ना, गवर्नमेंट रूल बना देगी कि भैया अगर ये नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ हेलमेट्स, सीट बेल्ट्स। ठीक है, तो यहां पे एक एजुकेशन की भी बना सकते हो, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, रेगुलेशन बना दिया ना कि एजुकेशन लेना कंपलसरी है, फ्री भी है। अगर तुम ऐसे नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट के पास तो एक ही हथियार है कि मैं तो रूल बना दूंगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ चालान कटेगा। दूसरा, या फिर गवर्नमेंट क्या दे देगी, अच्छा सब्सिडी किसको देगी, प्राइवेट बंदे को, प्राइवेट बंदे को कि प्रोड्यूस कर। मान लो प्राइवेट बंदा फिर भी नहीं आ रहा, फिर गवर्नमेंट खुद आ जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं कि या तो सारा प्राइवेट के ऊपर छोड़ दो या सारा गवर्नमेंट खुद करे, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये फिर सेम पॉइंट है कि रूल ही बना दिया कि ये करो, ये करना पड़ेगा। कि सेकेंड पॉइंट चलो, डीमेरिट गुड, बिल्कुल ऑपोजिट मेरिट द। डीमेरिट गुड्स क्या है, दीज आर सोशली, अच्छा अगर ये डिजायरेबल नहीं है तो गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको डीमोटिवेट करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट इसको क्यों डीमोटिवेट करेगी, क्योंकि इनको कंज्यूम करने से बुरा इफेक्ट जा रहा है, तो क्या करेगी, पहला पॉइंट बैन कर दिया कि ये करना ही नहीं है, पेनल्टी लगेगी। दूसरा, तुम्हें मनाने की कोशिश करेगी नेगेटिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो याद करो पिक्चर से पहले मुकेश, है ना, हाँ, तो वो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन है बताने के लिए कि यार ठीक है चलो क्यों धक्केबाजी करनी है, क्यों पेनल्टी लगानी है, इनको मनाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो बुरा इफेक्ट है इसका, ये सेकंड पॉइंट है। फिर इसको एडवर्टाइज करने से रोकेगी, मतलब पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, इन आवर्स में एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए जहां पे पीक आवर्स होते हैं। और रेगुलेशन, ये तो हर में आता है कि रूल ही बना देगी कि ये नहीं करना, और गुड्स को कॉस्टली कर देगी। दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, या तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी या गुड्स को कॉस्टली कर देगी। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों फेल हो जाती है, सेम पॉइंट है, गवर्नमेंट किन गुड्स में फेल हो जाती है, इन इलास्टिक में जितनी मर्जी प्राइस बढ़ाते रहो, कंज्यूमर पे करने को तैयार है, और बैन तो कभी दिखा ही नहीं, अंडर द टेबल तो सब कुछ चलता है। चलिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, सेम है सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट ना। पब्लिक गुड्स में हम क्या बात करते हैं कि मेन दिक्कत क्या है, फी चार्ज नहीं हो सकती। अब फी चार्ज नहीं हो सकती तो प्राइवेट बंदा आगे आके ये वाले गुड्स को प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर गवर्नमेंट को प्रोविजन बनानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी कितना फ्री दे देगी यार, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी क्या चार्ज कर सकती है। अच्छा ठीक है, अब एक और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट बंदे को लाइसेंस दे दे। मैंने इसमें आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि गवर्नमेंट प्राइवेट बंदे को रोड बनाने की फैसिलिटी दे देती है और बोलती है इतने साल के लिए टोल लगा ले। एक तो है कि गवर्नमेंट खुद बनाए चीज को और गवर्नमेंट थोड़ी सी एंट्री फी चार्ज कर ले, लेकिन गवर्नमेंट थक गई, गवर्नमेंट कहती मैं भी कितना प्रोवाइड करती रहूं, तो प्राइवेट बंदे को बोलेगी कि तू ये वाली चीज को प्रोड्यूस कर। प्राइवेट कहता पर ये पैसे नहीं पे करेंगे, कहता ना इतना तू चार्ज कर लेना।
गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट बंदा टू चार्ज सम ऑफ द फी। अच्छा, कुछ गुड्स में तो रिस्क वो लेती ही नहीं है। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दी थी एटॉमिक एनर्जी, वो तो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम दोनों एज अ, वो तो प्राइवेट बंदे के ऊपर छोड़ ही नहीं सकती, रोज बॉम्ब फुटेगा फिर। चलिए, प्राइस इंटरवेंशंस, ये 2 पॉइंट्स यहां पे समझो, मैंने इसको कैसे समझाया हुआ है। एक ये होता है डिमांड, ये होती है सप्लाई, ये रही प्राइस, मान लो 500। एग्रीकल्चर गुड्स की बात कर रहे हो, फार्मर कहता कि यार पर क्विंटल रेट बड़ा कम निकल के आया है सरकार, तो मेरे को इसके साथ नहीं चलेगा। सरकार कहती कोई नहीं, चिंता ना कर, इसके ऊपर प्राइस फिक्स कर देगी, एंड दिस इज 600। दिस इज मिनिमम प्राइस जो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम है, तो दिस इज प्राइस फ्लोर। लेकिन यहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको खरीदा जाता है बफर स्टॉक के सिचुएशन में, बफर स्टॉक की हालत में। बफर स्टॉक समझते हैं, एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेती है सरकार। बिल्कुल इसका ऑपोजिट दूसरा है, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज अगेन प्राइस। मान लो ये ऑयल के केस में है, जो गरीबों को चाहिए, वो कहते यार ये तो ज्यादा है, गवर्नमेंट कहती चिंता ना कर, मैं प्राइस 50 पे ले आता हूं। दिस इज अ मैक्सिमम प्राइस जो मार्केट में चार्ज होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वर्ड जहां पे यूज होगा प्राइस सीलिंग, लेकिन यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको पूरा किया जाएगा पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम फेयर या राशन शॉप्स के नाम से जानते हैं। दिस इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर प्राइस ज्यादा है या कम है, प्राइस फ्लोर या प्राइस सीलिंग। अच्छा, ये जो तुम बोलते हो इंफॉर्मेशन फेलियर हो गया, अभी बोल रहे थे ना बायर और सेलर को गलत पता है, इसके लिए क्या करोगे? गवर्नमेंट बोलेगी कि प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से लेबलिंग करो ताकि प्रोडक्ट के बारे में बंदे को पता चले। अब सेलर घर घर तो जाएगा नहीं बताने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी करना है उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपर हो। आगे ये रहा डिस्क्लोजर। और अगर कोई भी चीज कंज्यूमर की नॉलेज को इंप्रूव करती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो। और अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी रूल सेट हैं कि एडवर्टीजमेंट इतने मिनट की होनी चाहिए, इसमें ये चीजें दिखानी है, ये चीजें दिखानी है, ताकि कंज्यूमर को सब कुछ पता चले। दिस इज टू करेक्ट इंफॉर्मेशन फेलियर। एंड द लास्ट पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप वैसे करके भी आए हो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसी ही अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट को रिजर्व करो, सब्सिडी दो, ट्रांसफर पेमेंट्स, ओल्ड एज पेंशंस, कोटा सिस्टम, ठीक है, यही तो है। तो क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव। अगर कोई बेरोजगार है तो कंपनसेशन, सब्सिडीज, जॉब्स को रिजर्व। जब बजट बनेगा, अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन सबसे डिप्राइव्ड है तो उसके लिए पैसे रखो साइड पे। आगे ओल्ड एज पेंशंस, उनके लिए ग्रेचुटी का अकाउंट खुलवाओ। और अगर कहीं पे जमींदारी सिस्टम चल रहा है तो उसको खत्म करवाओ। इन सब से आप क्या कर पाओगे? इन सब से आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। आपको ब्लैक मनी को भी खत्म करने के लिए चीजें करनी चाहिए, जिसमें अभी डिमोनेटाइजेशन हम बोलते हैं कि ठीक है, चलो हुआ नहीं वो अलग बात है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 7 चैप्टर 2। फॉर योर कन्वीनियंस एक फ्लो चार्ट बनाया था मैंने पीछे, ठीक है, क्विक रिव्यू के लिए है ये। अगर आपको सारा पढ़ना है, दीज आर योर हैंड रिटन नोट्स जो मैंने चैप्टर के बाद में डलवाए थे, ताकि आपको सारी एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, आपके पास नहीं है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये सारी चीजें मिल जाए। इज दैट ओके? टुमारो विल बी डूइंग बजट यूनिट 7 चैप्टर 3। एक बार प्लीज रीड करके आइएगा, ठीक है, फिर उसको करने का फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।